एक्स कॉमा वाई पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। दो डाइपोल्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमको, एक डाइपोल एक्स एक्सिस की तरफ रखा गया है, एक डाइपोल वाई एक्सिस की तरफ रखा गया है। तो ये जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सॉरी एक्स कॉमा वाई नहीं, यहाँ पर सॉरी, ये कोई पॉइंट है जो कि एक्स कॉमा 0 है, इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और एक पॉइंट हम वाई एक्सिस पर लेंगे जिसको 0 कॉमा वाई कहते हैं, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। दो डाइपोल्स का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप बात करोगे कि एट एक्स कॉमा 0, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल 1 जिसका डाइपोल मोमेंट P1 है, एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डाइपोल 2, डाइपोल 1 डाइपोल 1। अब ये बताओ, ये जो एक्स कॉमा 0 पॉइंट है, ये डाइपोल 1 के रिस्पेक्ट में एक्सेस बनेगा या इक्वेटोरियल बनेगा। एक्सिस। एक्सिस। तो फॉर्मूला बताओ, एक्सेस बनेगा तो 2kp1 2kp1 upon r cube। r मतलब ये x x और डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। एक्सेस पर जो डायरेक्शन of dipole. इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, in direction of p1 तो P1 x एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब I cap। I cap राइट। नाउ बाय द डाइपोल 2, दिस पॉइंट एंड द डाइपोल 2 से इक्वेटोरियल पे इक्वेटोरियल पे है, तो फॉर्मूला इक्वेटोरियल वाला k kp2 बाई x क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, माइनस j माइनस जे के बस, ये टोटल आंसर बन जाएगा। मतलब अगर दो डाइपोल्स होंगे तो ये तरीका लगाएंगे, ठीक। ऐसे ही अगर आपको 0 कॉमा वाई पे निकालना हो तो हेयर इस 0 कॉमा वाई पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, देखिए तो सेम रूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल 1 की वजह से एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल 2 की वजह से। अब ये डाइपोल 1 के रिस्पेक्ट में देखिए, डाइपोल 1 जो एक्स एक्सिस पर है इसके रिस्पेक्ट में 0 कॉमा वाई पॉइंट इक्वेटोरियल यहाँ पर P1 y क्यूब बाय वाई क्यूब, और डायरेक्शन P1 के अपोजिट, तो P1 एक्स एक्सिस पर है माइनस i cap माइनस आई कैप शाबाश, प्लस डाइपोल 2 जो वाई एक्सिस पर है और ये पॉइंट है वाई एक्सिस, p2 by i 2 upon pi cube minus k cap. नहीं J cap. तो j cap जो j हाँ, cap जो डायरेक्शन डाइपोल का है जे Yes, कैप, sorry. ये आंसर बनेगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ये चीज। Yes. Yes. yes sir। ठीक ठीक, तो ये हो गया कि अगर दो डाइपोल्स हैं, दो परपेंडिकुलर डाइपोल्स, बड़ा ध्यान से समझना है एग्जांपल को, दो परपेंडिकुलर डाइपोल्स जैसे ले लिए, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें दोनों डाइपोल्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन आएगा, और एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उस कंट्रीब्यूशन में एक में 2 का टर्म है, एक में 2 का टर्म नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो एक डाइपोल के एक्सिस पर है तो दूसरे डाइपोल के इक्वेटर पे है वो। तो ये जो लॉजिक लगा रहे हो आप कि 2 परपेंडिकुलर डाइपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाला जा सकता है, इसी लॉजिक को एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। पहले यहाँ तक का लॉजिक समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर No, sir. यही लॉजिक एक्सटेंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, सेम लॉजिक को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक सिंगल डाइपोल की जनरलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जनरल आप हेडिंग लिखो, जनरलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिंगल डाइपोल। जैसे कि मान लिया जाए, समझिएगा, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, सपोज दैट, और हमने जो डाइपोल दिया हुआ है वो से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह है, डाइपोल की ये डायरेक्शन है एट सब थीटा एंगल,
और हमें कहा जाए कि ये जो x,0 वाला पॉइंट है, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कंपोनेंट निकाल लेंगे सर, तो कंपोनेंट p cos थीटा हो जाएगा। उसके हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे सर एक एक का। हाँ, अब देखो समझ आ रहा है, जो कैपिटल P है इसको रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, देखिए इस तरह, तो cos थीटा cos थीटा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा तो p sin थीटा। P sin थीटा। तो अब ये भी तो एक तरीके से दो डाइपोल्स हो गए। यस सर, तो अगर एक एक्सिस एक- पे एक इक्वेटोरियल पे। हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको x,0 पे निकालना है तो आप कह सकते हो कि दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय P cos थीटा एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द P sin थीटा। कह सकते हैं ये चीज। यस Yes. सर। Yes, sir. नाउ P cos थीटा पे नजर डालिए। P cos थीटा वाला जो डाइपोल है उसके लिए ये पॉइंट क्या बन रहा है, एक्सिस या इक्वेटर? एक्सिस पे। Axis. तो 2k P cos थीटा अपॉन r क्यूब, मतलब कि x क्यूब, और डायरेक्शन जो P cos थीटा की है मतलब कि x एक्सिस, मतलब कि i कैप, प्लस जो ये P sin थीटा दूसरा डाइपोल कह सकते हो, सेकंड डाइपोल P sin थीटा फॉर इस वाले डाइपोल के लिए x,0 इक्वेटर पे है, तो k इक्वेटर वाला फॉर्मूला P sin थीटा अपॉन x Yes, क्यूब। Jacob. क्योंकि ये इक्वेटर वाला केस है, जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होना चाहिए, माइनस माइनस से। Minus Minus j j cap. cap. बस ये तरीका कर लेंगे। अब बाकी तो वेक्टर का कंसेप्ट हुआ। वेक्टर के कंसेप्ट से अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो रिजल्टेंट विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर, यानी कि 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर एंड प्लस kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। और फर्दर इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका जो आंसर बनेगा, अगर आप इसको और ज्यादा मतलब सॉल्व कर ले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इसमें से जो कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। k कॉमन है, p कॉमन है, x क्यूब कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा k p अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म बचेगा आपके पास इनसाइड स्क्वायर रूट, 2 cos थीटा का स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज कर लीजिए, 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के साथ ऐड कर दें अगर, मतलब तो एक मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसको 1 कर सकते हैं और बाकी का 3 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। मतलब कि मैथमेटिकली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रूट के अंदर जो टर्म आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। इसको आप जनरलाइज कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। और इसको और जनरलाइज करने के लिए मैं सिंबल भी जनरलाइज यूज करूंगा। मैं इसमें x की जगह पर सिंबल r यूज कर लेता हूँ, मतलब मैं इसको r मान लेता हूँ। ये मान लेता हूँ कि ये पॉइंट डाइपोल से r डिस्टेंस पे है। आ रहा है इसे समझ में, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये डाइपोल का हाँ ठीक है, ये डाइपोल का जनरलाइज हुआ, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया ये कि डाइपोल किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू है k इंटू पी अपॉन आर क्यूब। व्हाट इज आर? तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा नाउ? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल, एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड पॉइंट, मतलब वो जो पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो, द लाइन ऑफ दैट पॉइंट, द लाइन ऑन विच द पॉइंट इज प्रेजेंट एंड द डाइपोल, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ये इस तरीके से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को। प्रोसेस क्या है वो समझो। डाइपोल की वजह से
किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका है, मतलब प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं कि रिजल्ट याद नहीं करना होता है, प्रोसेस समझना होता है। हम लोग डाइपोल को रिजॉल्व करेंगे दो डायरेक्शंस, और हम डाइपोल को दो डायरेक्शंस में इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे कि जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट किसी एक कंपोनेंट के सामने आ जाए और दूसरे कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आ जाए। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो पॉइंट डाइपोल के जिस कंपोनेंट के बिल्कुल सामने होगा उसके लिए आप एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और वो पॉइंट डाइपोल के जिस कंपोनेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा उसके लिए हम इक्वेटर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एज एग्जांपल एक बार और रिपीट करके दिखाता हूं इसको, देखो। एज एग्जांपल मान लें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया ना। आपसे कहा जाए कि जो डाइपोल है वो एक्स एक्सिस पर है, डाइपोल प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस पी, और हमें कहा जाए कि हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ कहीं पर, कोई पी पॉइंट है, और वो डाइपोल से कुछ मान लो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है या 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सपोज, और कहा जाए कि बताइए पॉइंट पी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉइंट पी पर तो प्रोसेस क्या रखेंगे? प्रोसेस हम अपने डाइपोल को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व कैसे करना है वो समझिएगा। डाइपोल को रिजॉल्व कैसे करना है, इसका एक कंपोनेंट उस पॉइंट की तरफ जाना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट की तरफ। तो अगर इस वेक्टर पी को रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट जो उस पॉइंट वाली डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा, ये हो जाएगा P cos 60। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताओ? सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक। डाइपोल को रिजॉल्व करना मतलब इसको ध्यान देना, डाइपोल को रिजॉल्व करना है इस तरीके से रिजॉल्व करिएगा कि उसका एक कंपोनेंट उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और फिर इसका दूसरा कंपोनेंट जो ये डाइपोल है इसको दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है, एक हो गया और एक दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए, मतलब इस तरफ। अगर P cos 60 है तो इधर P sin of 60। अब हम क्या कहेंगे, दोनों कंपोनेंट्स क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, निकालेंगे। तो अगर मैं ये बता लगाऊं कि P cos थीटा की वजह से यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो क्योंकि ये पॉइंट P cos थीटा की डायरेक्शन में है, तो अगर P cos थीटा की डायरेक्शन में है तो ये इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक्सेस वाले फॉर्मूले से आएगा, और एक्सेस वाले फॉर्मूले से जब कंट्रीब्यूशन आता है तो जो डायरेक्शन हमारे डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट की है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मतलब इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बाय कंपोनेंट P cos थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो P cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आएगी, इसमें फॉर्मूला एक्सेस वाला 2k P cos थीटा अपॉन, सपोज ये डिस्टेंस r है, r क्यूब। थीटा का मतलब 60 डिग्री, जो यार थीटा है उसका मतलब 60 डिग्री हुआ है। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now at the same point, electric field by this P sin theta, because ये पॉइंट P sin थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वेटर पे है, तो से इसकी वजह से इक्वेटोरियल लग जाएगा। सुनिए, हाँ, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। P sin थीटा की वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस P sin थीटा वाली डायरेक्शन के अपोजिट जाना चाहिए, यानी इस तरफ। सो ये हमारे लिए कह रहेगा दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय P sin ऑफ थीटा, और ये कितना होगा, तो ये इक्वेटर वाला फॉर्मूला K P sin थीटा और डिवाइडेड बाय r क्यूब। इसके बाद दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड P cos थीटा की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड P sin थीटा की वजह से। नाउ हम कह देंगे कि ओवरऑल इनका एक रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, प्रोसेस क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. Yes. हालांकि अभी तक की जेई की हिस्ट्री में इस पे क्वेश्चन आया नहीं है वैसे मैं बताऊं तो। अगर हम इसको कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस लिस्ट में डालें तो ये बहुत कम इंपॉर्टेंट पे आता है, क्योंकि अभी तक पूछा तो गया नहीं कभी। ठीक है, हटा दें इसको। Yes, sir. Yes, sir. चल ठीक है। अब आज का टॉपिक जो है ना वो ये है, एक तो फील्ड का टॉपिक है, बट उसके पहले ये टॉपिक आएगा, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब हुआ इस टॉपिक का यार? याद करो, जो हमारा दूसरा लेक्चर, मतलब मेरा पहला लेक्चर, मतलब अगर मैं X2 बैच की बात करूं तो मेरा पहला लेक्चर, X3 बैच की बात करें तो मेरा दूसरा लेक्चर, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज लेके आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस पर फोर्स लगाने का काम करती है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाती है Q इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाती है Q इंटू ई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। याद है ये स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, को sir. मैंने कहा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ओके, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको कि हम पैरेलल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। अब एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन ये होगा, हम लोग ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है तो है। इधर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जिसको कि यूनिफॉर्म कह रहे हैं। क्या मतलब है यूनिफॉर्म कहने का? यूनिफॉर्म बोलने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, मतलब उसका इफेक्ट सभी जगह पर एक जैसा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई चार्ज लाएंगे और उसको यहाँ पर हम यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कहीं भी लेके चले जाओ, सेम इफेक्ट आएगा। सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को लेकर के आए, तो डाइपोल लाए होंगे, इसका मतलब उसमें एक माइनस चार्ज लाए होंगे और एक प्लस चार्ज भी लाए होंगे। ठीक है, Yes, सपोज sir. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से है, हम एक डाइपोल लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गए। जैसे ही मैं अपना डाइपोल लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इंपैक्ट आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट फोर्स की वैल्यू लिखी जाएगी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसको लिखा जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय E। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना ही फोर्स यहां लगेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां पर अलग फोर्स आएगी, यहां पर अलग फोर्स आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्मिटी है। और मान लेते हैं कि जो मेरा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं। ऐसे में अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इस पूरे डाइपोल पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है, ध्यान दीजिएगा डाइपोल में दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लग रहा है। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों को मिला करके टोटल कितनी फोर्स है, तो क्या उसको हम कहेंगे, क्या वो 2 टाइम्स ऑफ QE है या फिर 0 है? Zero. जीरो, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक पर फोर्स राइट साइड लग रहा है, एक पर फोर्स लेफ्ट लग रहा है, सेम वैल्यू है, बिकॉज ये अपोजिट फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो पहला पॉइंट, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, पहला कंसेप्ट।
ठीक है, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। क्या ये हमेशा होगा या No, सिर्फ उसी, देखिए अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होती और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर कम होता, मान लेते हैं, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं होता, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा इफेक्ट होता है, यहाँ पर कम होता है, या यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ कम होता, मतलब इन फोर्सेस में डिफरेंस होता, अगर ये ज्यादा फोर्स, ये कम फोर्स, ये ज्यादा फोर्स, ये कम फोर्स, क्या तब भी ये स्टेटमेंट वैलिड होता? no, sir. No, sir. No, sir. तो इसका मतलब डाइपोल का नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन कब? यूनिफॉर्मिलिटी कब? फोर्स इक्वल हो Sir, नहीं, uniform. तो वो कब होगा? इक्वल फोर्स आने की कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? एक फील यूनिफॉर्म Uniform. यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट कंडीशन, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0 बट नॉट ऑलवेज, only when electric field E is uniform। ठीक, एक पॉइंट आ गया मेरा, तो दिक्कत नहीं है ना इसमें, बोलो। नो सर No, sir. ठीक, ओके। क्या ये स्टेटमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या लिखा है? मतलब हमने डाइपोल को 30 डिग्री के एंगल पर रखा है कि 60 डिग्री के एंगल पर रखा है कि 90 डिग्री के एंगल पर रखा है कि 0 डिग्री के एंगल पर रखा है? क्या इस स्टेटमेंट के अंदर इस एंगल का कोई कंट्रीब्यूशन है? No, sir. No, sir. sir. यूनिफॉर्म में नहीं हो No, sir. No, So sir. net force on the dipole is 0. You can say irrespective of what? थीटा एंगल Of, मतलब उसको बोल सकते हैं ओरिएंटेशन। अगर साइंटिफिक वर्ड की बात करें तो ओरिएंटेशन मतलब रखा कैसे गया, irrespective of orientation of dipole। Orientation of dipole का मतलब that what is the angle which dipole makes with the electric field, that is called orientation। Now दूसरा पॉइंट, मैकेनिक्स कहती है कि जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट अलग अलग लग जाए, सेम फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, तो मैकेनिक्स कहता है कि वो एक कपल ऑफ फोर्सेस कहलाते हैं और वो एक टॉर्क जनरेट करते हैं। ये मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, टॉर्क। और टॉर्क निकालते कैसे हो? जब दो फोर्स लगती हो उनका टॉर्क निकालने को दिया जाए। सपोज अगर हम कह दें कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनके बीच में d डिस्टेंस है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो इनका टॉर्क, तो मैकेनिक्स में टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर नहीं, वो तो ठीक है बच्चा, ये अलग केस है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं ये बड़ा यूनिक केस है। वी आर टॉकिंग अबाउट टू फोर्सेस, they are equal in their magnitude, opposite in the directions, but there is some distance between these the two forces। in this case the force F multiplied by D। स्टेटमेंट आपने सही बोला है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट क्योंकि कपल वर्ड है, कपल वर्ड का मतलब दो होने चाहिए वहां पर, सिंपल, तभी आप उसको कपल कह सकते हो, अदरवाइज सिंगल बोलो। सो कपल मींस देयर आर टू फोर्सेस। सर यानी दोनों का टॉर्क का सम होगा। हाँ, रिजल्टेंट टॉर्क होता है ये, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपसे। ये जो टॉर्क लिखते हैं ना F इंटू डी, इस टॉर्क में इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन मिला करके लिखते हो आप F इंटू डी। मतलब दिस इज व्हाट नेट टॉर्क कह सकते हो आप। पॉइंट्स आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, यस सर नेट टॉर्क। तो सेम चीज तो यहां भी हो रही है, बट रिमेंबर दिस डी शुड बी द, देखिए पहली बात, दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, सेम मैग्नीट्यूड की है और डी उनके बीच का डिस्टेंस है। टॉर्क इज F इंटू डी। एग्जैक्टली सेम स्टोरी यहां पर है, सेम चीज यहां पर भी है। वी हैव टू फोर्सेस विच आर पैरेलल, two forces which are parallel. What is the distance between them? If I take
2L as the length of dipole, what is the distance between this force and the other force? मतलब इनको अगर हम extend कर दें parallel lines में, तो ये distance क्या है? ये d होना चाहिए. So if it is a 2L, this is theta, so therefore ये angle with theta बन जाएगा. ये चीज 2L है, ये एंगल थीटा है, सामने एक परपेंडिकुलर है. ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, बताइए d की वैल्यू क्या बन जाएगी? 12 sin theta. 12 sin theta. 12 sin theta. और इस वजह से टॉर्क जो बनेगा वो बन जाएगा by this concept of mechanics, force into distance. So now we have force F, which is Q into E, multiplied by the distance, that is a 2L sin of theta. बट अगर हम याद करें तो चार्ज और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ डाइपोल, इसको हम ऑलरेडी एक नाम दे चुके हैं, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल को, तो डाइपोल मोमेंट के नाम पर. सो दिस इज डाइपोल मोमेंट कैपिटल P into the electric field E multiplied by sin of theta. This is the torque which is acting on the dipole. PE sin theta को आप कह सकते हो कि टॉर्क, एंड टॉर्क का फिजिक्स में मतलब होता है कि टर्निंग इफेक्ट, मतलब नेट फोर्स जीरो आ रही है बट टॉर्क जीरो नहीं आ रहा. मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए क्या होगा यहाँ पर, नेट फोर्स जीरो बट देयर इज टॉर्क. किसी भी बॉडी पर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क कहा जाता है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट. क्या बनेगा भाई उस केस में? रोटेट कर जाएगा. टॉर्क का काम होता है टर्निंग इफेक्ट, सिस्टम को रोटेट करने का, यानी कि ये टॉर्क डाइपोल को रोटेट करना चाहेगा. दैट टॉर्क इज PE sin थीटा. तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पर कि जो टॉर्क बन रही है, देखिए यहाँ पर आपसे मैंने क्या क्वेश्चन किया था कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो. मैंने पूछा क्या था कि क्या इस स्टेटमेंट में इस एंगल का कोई कंट्रीब्यूशन है? आंसर था कि नहीं, इस एंगल से कोई मतलब नहीं, मुझे नेट फोर्स जीरो ही आएगी as long as electric field is uniform. पर जब टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके अंदर थीटा का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, मतलब उस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा ये इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने एंगल पर रखा जा रहा है. ठीक है यहां तक बॉइट? Yes sir. Yes. ठीक है. ओके, नाउ ये जो टॉर्क बन रहा है PE sin थीटा, इसको अगर हम वेक्टर में चले जाएं, वेक्टर में, तो एक स्टेटमेंट रिकॉल करिए जो वेक्टर्स का चैप्टर होता है उसमें A क्रॉस B जब लिखते हैं हम लोग, तो इट हैज अ वैल्यू ऑफ A क्रॉस B. अगर AB sin थीटा, तो ये सिमिलर चीज तो है ना PE sin थीटा, यानी कि अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? P vector. P हाँ, cross मतलब E. वेक्टर फॉर्म जाए तो यू कैन से दैट द टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P vector. P क्रॉस E. टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E. मतलब वैसे आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं, बट न्यूमेरिकल्स में तो हम इसको यूज करेंगे. टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा. टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट, मैं बार बार रिपीट करूंगा, टॉर्क मींस टर्निंग इफेक्ट. और ये किधर की तरफ टर्न करना चाहेगा ये डाइपोल, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? तो फोर्सेस की डायरेक्शन देखो आप. Clockwise इस केस में. इस केस में जो टॉर्क आएगी वो कैसी आएगी देखिए, मतलब एक फोर्स आप राइट साइड लगा रहे हो, एक फोर्स लेफ्ट, तो इमेजिन करो डाइपोल की जगह ये चौक रख लिया जाए, इमेजिन कर सकते हैं, और चौक के टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर हम फॉरवर्ड पुश करें इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड, और बॉटम पॉइंट को बैकवर्ड पुश करें, तो इधर बैकवर्ड फोर्स लगाइए, इधर फॉरवर्ड लगाइए, आप खुद करके देख सकते हो, एक तरफ फॉरवर्ड एक तरफ क्लॉकवाइज. तो ये हाँ, मतलब ये अगर आप अपने आप भी ट्राई करोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो डाइपोल है ये इस पर्टिकुलर डायग्राम के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. तो एक बार पहले समराइज करते हैं. अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर अगर हम एक डाइपोल को लाएंगे, तो पहली चीज इसको सुनना ही है, पहली चीज वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है
तो फोर्स दोनों पर बराबर लगेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट लगेगी, जिस वजह से रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। लेकिन मैकेनिक्स कहता है कि दो अपोजिट फोर्सेस मिल करके एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम टॉर्क में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब डाइपोल पर टॉर्क बन जाएगी, जिसकी वैल्यू PE sin थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. पूरा प्रोसेस ओके। नाउ क्योंकि टॉर्क एंगल पर डिपेंडेंट है, मतलब टॉर्क फिक्स वैल्यू नहीं है, जैसे PE sin थीटा, तो अगर हम थीटा बदलेंगे तो टॉर्क बदलेगा, विच इज वेरी ऑब्वियस कि टॉर्क और थीटा में ग्राफ कैसा बनेगा। अगर कहा जाए कि जो टॉर्क है और उसके थीटा के बीच में किस टाइप का ग्राफ बनेगा, तो सिंस इट इज साइन ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, इंक्रीजिंग, इट विल बी अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा, वेव टाइप का ग्राफ होगा। Yes, sir. मैक्सिमम Yes, sir. टॉर्क कहां पर आएगी? मैक्सिमम टॉर्क हियर when the theta will be equals to 90 degree. 90 degree. अब समझते हैं इस बात को। मैं यहां पर 3 केसेस सामने रखने जा रहा हूं। पहला केस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, यूनिफॉर्म है, और हमने उसके अंदर एक डाइपोल लिया और उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा। जो डाइपोल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरे केस में, इन द सेकंड केस, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और हमने उसके अंदर डाइपोल को उसके अपोजिट रखा। और तीसरे केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने उसमें डाइपोल को परपेंडिकुलरली रखा। हमने पहला स्टेटमेंट आपको ये दिया हुआ है कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0 irrespective of the orientation of dipole। मतलब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रख लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ऑल द 3 केसेस नेट फोर्स की अगर बात की जाए तो 0 इन ऑल 3 केसेस। यहां भी नेट फोर्स 0, यहां भी नेट फोर्स 0। कोई डाउट? No, sir. No, sir. नहीं? No, sir. टॉर्क, टॉर्क PE sin थीटा, जिसमें थीटा का मतलब होता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फर्स्ट केस द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शंस। थीटा कितना रखेंगे? 0. 0 degree. 0। 0. तो PE sin 0, फर्स्ट केस थीटा 0, PE sin 0 और 0 मतलब कि टॉर्क इज 0। सेकंड केस थीटा इज 180 बिकॉज डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट, sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री, ये भी 0। 0. Here also torque is 0. Here theta 90, dipole and electric field are perpendicular, which means theta is 90. torque PE. PE. Torque PE, and this is the maximum torque which can act on the dipole, P into E, maximum torque. इसके ऊपर आपको बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। Maximum torque is P into E, which means torque is not always 0. Like unlike force, which is always 0, irrespective how the dipole is placed in the electric field, whether it is in the direction of electric field or opposite to electric field or perpendicular to electric field or at some other angle, does not matter. That force is always 0, but depending upon the angle between dipole and electric field, torque varies, torque changes. Largest maximum torque when they are perpendicular. मैकेनिक्स में एक और बात कही जाती है कि when force and torque both are 0, force is 0 as well as torque is 0. This is called as conditions of equilibrium. So हम ये कहेंगे कि यहां पर डाइपोल is in state of equilibrium. यहां पर भी हम कहेंगे कि डाइपोल is in the state of equilibrium. Because equilibrium means both has to be 0, force as well as torque. When both are 0, then only we can declare that the system is in the state of equilibrium. Third case,
Is it equilibrium? The force is zero. Torque is not zero. No, sir. No. This is a non-equilibrium state. And what is equilibrium? मतलब equilibrium का मतलब क्या होता है? तो mathematical हो गया. That equilibrium means both has to be zero. But what happens when the system is at the equilibrium? It will, देखिए, first समझो आप, effect of force और effect of torque. Effect of the force is to make a translation, sliding motion. Slide करने का काम होता है force का, translate करने का काम होता है. Torque का काम rotate करने का होता है. Force zero मतलब डाइपोल स्लाइड नहीं कर पाएगा, यानी कि ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा. टॉर्क जीरो, डाइपोल रोटेट भी नहीं कर पाएगा. अब कोई बॉडी ना तो स्लाइड कर सकती है ना तो रोटेट कर सकती है. इसका क्या मतलब हो गया भाई? वो क्या करेगी फिर? ना आप फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन. हाँ, इक्विलिब्रियम में होगी. इक्विलिब्रियम तो मतलब इट विल स्टे एट रेस्ट. यस सर. इसमें भी रेस्ट पर रहेगा. यस सर. यहाँ पर क्या होगा? डाइपोल स्पिन करेगा या फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन करेगा, ये बताना आपको. स्पिन करेगा. स्पिन होगा सर क्यों स्पिन करेगा? किसकी वजह से स्पिन करेगा? टॉर्क की वजह से. तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा? क्लॉकवाइज करेगा क्लॉकवाइज करेगा. ये डाइपोल अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा. इट विल स्टार्ट स्पिनिंग, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट. यस सर. ठीक. Yes, और sir. एक अब आप, हाँ ठीक, अब आप एक पॉइंट सुनिएगा. डाइपोल हमेशा, डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि तुमको रोटेट करना है तो रोटेट कर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि मैं दो एग्जांपल और लेना चाहता हूँ यहाँ पर. सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड और उसके अंदर हमने जो डाइपोल प्लेस किया वो लेट से 30 डिग्री के एंगल पर, मतलब एक्यूट एंगल पर. डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक्यूट एंगल पर है. और दूसरे केस में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया और उसमें हम अपने डाइपोल को किसी ऑब्ट्यूस एंगल पर रखते. यही 5 केसेस बनेंगे. सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, 90 डिग्री, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, 5 ही केसेस बन सकते हैं. इन एवरी केसेस एक्सेप्ट द फर्स्ट टू छोड़ दीजिए, बिकॉज इनमें रोटेशन होगा नहीं. इन सब में रोटेशन होगी. इन सब में अगर डाइपोल को मौका मिलेगा तो वो रोटेट कर जाएगा. और डाइपोल जब भी रोटेट करेगा, इस बात का ध्यान रखना है कि रोटेशन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि मिनिमम टाइम के अंदर डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में आ जाए. रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट. डाइपोल विल रोटेट सच दैट dipole moment and electric field are in the same direction in the least possible time. मतलब क्या होगा? देखिए, ये डाइपोल अगर मान लो एरो ऐसे है तो हो सकता है कि ये ऐसे रोटेट करे, 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 और करता 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 बाद में जाके इधर हो जाए. और एक ऑप्शन क्या है? वो इधर की तरफ रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे और फिर सीधा हो जाए. कौन से केस में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में कम टाइम लगेगा? सेकंड केस. ऐसे सेकंड केस. तो जो रोटेशन होगा डाइपोल का, इसको ध्यान रखिएगा. रोटेशन हमेशा इस तरीके से होना चाहिए कि डाइपोल जितनी जल्दी हो सके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए. यानी दिस डाइपोल विल रोटेट लाइक दिस. टॉर्क की ये डायरेक्शन बनेगी. इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, बिकॉज ऐसे रोटेट करने में इसको कम एंगल मूव करना पड़ेगा. उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ज्यादा एंगल जाना है. सेम वे यहाँ पर डाइपोल विल रोटेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मिनिमम टाइम. ये टॉर्क आएगी इसके ऊपर. यहाँ पर ये टॉर्क आएगी. मतलब ये
सबसे जो फर्स्ट केस है, यहां पर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि डाइपोल इसको डाइपोल लव्स दिस केस, कि वो चाहता है कि पी और ई सेम डायरेक्शन में हो जाए। ये नेचर है उसका। नेचर ऑफ डाइपोल इज टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, कई बार आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। और मैकेनिक्स में ही एक और बात बताई जाती है, मैकेनिक्स के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी एक और डिस्कशन हुआ था हम लोग का, कि जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसकी तीन कैटेगरीज होती है, तीन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो जब ये पी और ई सेम डायरेक्शन में है तो ये इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, बट इक्विलिब्रियम भी अलग अलग तरीके के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। फर्स्ट वन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड वन इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है डाइपोल की। इनमें दोनों में, मेंस में, एडवांस में, स्कूल में, तीनों जगह क्वेश्चंस हैं इसके, तो ये याद रखो। जेई मेन, जेई एडवांस, मेडिकल देना तो मेडिकल में भी आएगा, और स्कूल के एग्जाम देने हैं, बोर्ड एग्जाम देने हैं, उसमें भी आएगा। ये पूरा टॉपिक ऐसा है, सब जगह पूछते हैं इसके बारे में। एक्सक्यूज मी सर, सर जब डाइपोल टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा तब उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन होगा कि वो अपनी ही जगह पे रोटेट करता रहेगा? उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। अच्छा, डाइपोल का सेंटर ऑफ मास जो होगा, क्योंकि मैकेनिक्स, अब ये सब मैकेनिक्स से रिलेट करने वाली चीजें हैं। चैप्टर नंबर 4 में, रोटेशन से पहले वाले चैप्टर में ये बताया गया था कि जब आप कई सारे पार्टिकल्स को मिला करके फोर्स लगाते हो, तो फोर्स अपॉन टोटल मास करके जो एक्सेलरेशन मिलती है आपको, वो किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के नहीं मिलती। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में जाओ, रिजिड बॉडी रोटेशन वाले चैप्टर में जब हम फोर्स बराबर ma लिखते थे, तो वहां पर एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट पे लिखा जाता है? F इक्वल्स टू ma, सेंटर ऑफ मास का। तो अगर फोर्स 0 है तो किसकी एक्सेलरेशन 0 होगी? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ डाइपोल विल स्टे एट रेस्ट एंड द डाइपोल विल रोटेट अबाउट दैट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ओके सर। ये बहुत हद तक मैकेनिक्स के ही कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें। यस सर। यस भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बहुत ज्यादा यूज हमने करना किया कहाँ? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बार बार कह रहा हूँ कि बहुत बेसिक लेवल पे आया है अभी। चलिए जी, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हमने समझी है, अगर समझी है तो, नहीं समझी होंगी तो क्वेश्चन करना टफ है, तो सिर्फ फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन नहीं हो सकता। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम कह रहा है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, प्रॉब्लम की लैंग्वेज कुछ ऐसी है। वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड we place a dipole in that, a dipole is placed in that electric field at some angle theta, which is a very small angle at some angle theta, which is a very small angle. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। The dipole moment is given. Dipole moment P is given. Positive charge has a mass of m and the negative charge has a mass of, it has also mass of m. Both the charges have same mass m. Both charges have same mass m. Dipole moment given है. Length of dipole is also given. Angle theta is very small. यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। पहला पॉइंट डिस्कशन के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट इज द डिस्कशन. What will happen if the dipole is released? First point discussion करेगा सर. What will happen when the dipole is released?
will it translate, will it rotate, it will translate and rotate both. क्या होगा इसमें? What will happen if the dipole is released from rest? सर Sir, रोटेट only होगा rotate. Only rotate. Only rotate या rotation with a translation, जैसे rolling होता है. सर रोटेशन होगा केवल Only rotation because force नहीं आएगी इस क्वेश्चन में. फोर्स जब नहीं होगी तो सिर्फ रोटेट करेगा. फर्स्ट पार्ट का आंसर जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. सेकंड पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट विल परफॉर्म, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ डाइपोल, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन. नेचर ऑफ मोशन का मतलब विल इट बी रोटेशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड व्हाट. एंड रिमेंबर एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल. मैं बार बार कह रहा हूं आपसे. इसका आंसर सुनिएगा, सुनिए आंसर सुनिए. टॉर्क विल बी पी ई साइन थीटा. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. क्या डायरेक्शन है टॉर्क का? स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना है. टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि डाइपोल जितनी जल्दी हो सके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाए. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? So clockwise. Clockwise. So torque is clockwise. जबकि ये एंगल थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज है. एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क क्लॉकवाइज है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो चीजें हैं उनकी डायरेक्शंस में फर्क है. ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है. फिजिक्स में जब हम डायरेक्शंस का डिफरेंस लिखते हैं तो उसके लिए एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं जो ये सिर्फ ये बता रहा होता है कि इधर की डायरेक्शन और इधर की डायरेक्शन अपोजिट है. फर्दर कहा जा रहा है कि एंगल थीटा काफी स्मॉल है. मैथ अलाउ करती है, मैथ कहती है कि ऐसी केसेस में आप साइन ऑफ थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा कह सकते हो. एंड देयरफॉर टॉर्क इक्वल्स टू माइनस p into e into थीटा. एसएचएम का चैप्टर आपसे कहता है कि जब टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शन में चला गया, टॉर्क प्रोपोर्शन टू थीटा विथ अ नेगेटिव साइन, ये कहता है कि ये एक एंगुलर एसएचएम बनेगा. यहां पर ऑसिलेटरी मोशन होगा यहां पर. अब आप मेरे स्टेटमेंट को रिकॉल कर पाओगे. मैं बार बार क्यों कह रहा था कि आपको वर्क एनर्जी एसएचएम को लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इनके कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज्यादा है. बार बार प्रॉब्लम्स आ जाती है इनके ऊपर. ये पेंडुलम वाला केस हो गया. इट विल ऑसिलेट लाइक अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम. सर टॉर्क नेगेटिव कैसे आया सर? नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव होता नहीं है. नेगेटिव साइन का भैया मैं कई बार बता चुका हूं. नथिंग इज नेगेटिव. नेगेटिव इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट that quantity on the right side and quantity on the left sides are in the opposite direction. टॉर्क नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव साइन हम इक्वेशन में डालते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि इधर और इधर का डायरेक्शन अपोजिट है. थीटा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. ठीक है, समझ गया सर. तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि मतलब what will happen with the dipole, आपको बोलना पड़ेगा it will oscillate in the electric field. मतलब क्या होगा कि जब आप डाइपोल को छोड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा घूम जाएगा. ये डाइपोल यहां से घूम करके जितने एंगल पर छोड़ा जाएगा उतने ही एंगल पर नीचे आ जाएगा. ये मतलब ये डाइपोल ऐसे हो जाएगा, थीटा एंगल नीचे पहुंच जाएगा. मतलब पहले यहां से यहां तक आएगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा. बिकॉज ऑसिलेशन मींस टू एंड फ्रो मोशन. अपने मोशन को बार बार रिपीट करेगा. तो ये इधर से नीचे गया, नीचे से ऐसे चला गया, ऐसे गया, फिर ऐसे. ये बार बार ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा, नाचता रहेगा इसके बीच में. और अगर हम रिकॉल करें ऐसे केसेस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला एंगुलर एसएचएम्स के केसेस में टाइम पीरियड की वैल्यू
2 pi तो- under root m by k. pi L by G। ना ना ना, अब इसका मतलब कंसेप्ट रिवाइज नहीं है, इसीलिए देखो प्रॉब्लम हो रही है आपको। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएसएम मेगा रिकॉल इज करिएगा। टू पाई टी ना सर, pi into मेगा square root of इज टू I पाई upon टी। mgf. टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएसएम इज 2 पाई। वैसे आप m by k बोलते हो, वो लीनियर एसएसएम होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन का एसएसएम। ये पेंडुलम वाले एसएसएम में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर कांस्टेंट k, तो कांस्टेंट k ये होता है आपका, ये चीज कांस्टेंट है। एंड कैपिटल I मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है यहाँ पर। लीनियर एसएसएम होता है तो मास अपॉन k करते हो, और एंगुलर एसएसएम होता है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन k लिखते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है यहाँ पर? Sir, ml square by 2. किस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम लोग? The ये system. सब इस तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चन जाना चाहिए। देखो, आप समझो ना कि क्यों हम लोग परफॉर्मेंस में नीचे आ गए, मतलब एक इसको अदरवाइज मत लो, एक्सेप्ट करो कि भाई क्या प्रॉब्लम रह गई हमारे साथ। शायद हमारे में और बाकियों में एक जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत कर रहे हैं। हमारा अभी का जो टारगेट है वो सिर्फ इतना टारगेट है कि अभी हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाने, हमको स्पीड के ऊपर काम नहीं करना है। अभी हमें काम करना है अभी अपनी एक्यूरेसी के ऊपर, कि भैया हम जितना लगाएंगे वो सही लगाएंगे, चाहे मेरे एग्जाम में 15 ही क्वेश्चन होंगे लेकिन सही होंगे। एक बार मेरी एक्यूरेसी वाली हैबिट बन जाए, फिर हम दौड़ना भी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से कभी भी करोगे ना, जैसे आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको ये पता तो होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, बट इसके आगे का उनको नहीं पता होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्हीं में होता है जिनमें मास होता है। तो इनर्शिया मतलब मास, तो इसमें मास कहाँ पर है? Charges में. Charges. तो वो जो मास है वो पार्टिकल है कि रॉड है? Particle. Particle. फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का लगेगा, रॉड का थोड़ी लग जाएगा। ml स्क्वायर बाय 12 तो लगाएंगे नहीं। ये कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है हम लोगों से पेपर के टाइम पर भी। एनीवे 2 पाई ना, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो हमारे जो मासेस हैं वो पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, mr स्क्वायर। तो जो ऊपर वाला मास m है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? अगर डाइपोल की लेंथ l मान लीजिए l/2, तो m इंटू l/2 का स्क्वायर mr स्क्वायर, और ऐसे दो पार्टिकल्स हैं इंटू 2 अपॉन k, दैट इज डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टाइम पीरियड आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी लोग कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ऐसा कुछ ये नहीं। कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया था ना थोड़ा एलिमेंट्स का पोर्शन। ये और यही समझा रहा हूँ ना यार, कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग बाकी लोग कर सकते हैं वो हमसे नहीं हो सकता। ये भूल जाओ पहले तो। शायद हम कोई ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से मेरा स्कोर लो हो जाता है। मिस्टेक रियलाइज करें। अभी बहुत समय बचा है, पूरा साल बचा है, मान लीजिए लगभग पूरा साल बचा है। और एक बेस्ट वे बताऊं आपको क्या करना होता है। बेस्ट वे, अगर आप चाहते हो कि मेरा रिवीजन भी हो, कई लोग क्या होता है आप में से 11th का प्लान कर लेते हैं कि सर 11th कैसे रिवाइज होगा। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। आज के लेक्चर में हमने जिन कंसेप्ट को टच किया वो कौन कौन से कंसेप्ट हैं? आज के लेक्चर में हमने टॉर्क का कंसेप्ट से टॉर्क पे गए, हम एंगुलर एसएसएम पे गए, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे गए। अब आप इतना ही पढ़ो। आप एक काम करो, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एसएसएम, ये 3 टॉपिक लिस्ट कर लो। जो इस वीक, मतलब इस वीक में जो लेक्चर्स हुए आपके, लेक्चर भले आपके क्लास 12th के हो रहे, 11th को रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ आपको, विदाउट एक्स्ट्रा बर्डन। इस वीक में जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, उन लेक्चर्स में जहां जहां आपको लग रहा है कि यार 11th का कंसेप्ट आ रहा है, उनको नोट करिए। पढ़ना नहीं है, उनको नोट कर ले, और वीकेंड पे उनको 11th के नोट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि जो क्लास 12th जैसे आप पढ़ोगे
तो आपको एक चीज मालूम चल जाएगी कि कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, बार बार न्यूमेरिकल्स में आ रहा है। जो कंसेप्ट बार बार न्यूमेरिकल्स में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे टारगेट बनाओगे ना कि यार हम क्लास 11th का एक, मतलब जैसे टारगेट क्या होता है, टाइम टेबल बना लिया, उस टाइम टेबल में लिख लिया कि इस हफ्ते में हम 11th का ये फला फला चैप्टर रिवाइज करेंगे। एक आध दो हफ्ते तक कर भी लोगे आप, मैं बताऊं, मतलब एक वीक 2 वीक तक हो सकता है वो हो भी जाए। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आप उस टाइम टेबल से बोर हो जाओगे, ठीक है, और फिर वो पूरा पूरा टाइम टेबल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, और उससे कोई फायदा भी नहीं होता। अगर वो पढ़ भी लोगे तो फायदा कुछ नहीं होना। रिवीजन करने के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, अगर आप 12th के साथ 11th रिवाइज करना चाह रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं पर भी, तो जिन कंसेप्ट्स को क्लास में पूछा जा रहा है वही कंसेप्ट जाकर रिवाइज करिए सर। पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं। आ रही है बात? कैसे करना है हमें? आप लोग पूछते हो ना कि 11th कैसे पढ़ा जाए, 11th खराब हो गया तो सही कैसे किया जाए। चैप्टर वाइज सही नहीं होगा भाई, वो ऐसे रिवाइज करने से कंसेप्ट भी रिवाइज होगा, प्लस दूसरा एडवांटेज आपको 12th के इंटीग्रेटेड कंसेप्ट्स के बारे में आइडिया लगता चला जाएगा कि कौन कौन से कंसेप्ट ज्यादा यूज होते हैं। आपकी वीकनेसेस रिमूव होती जाएंगी। ठीक है, चले, टाइम पीरियड आ गया। बट टाइम पीरियड का मतलब तो होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम। हमें ये थोड़ी पूछा था, हमें क्या पूछा था कि डाइपोल कितने टाइम के बाद, डाइपोल शायद तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं ना, अभी 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। Yes. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, विच वाज द मेन क्वेश्चन, कि आफ्टर व्हाट टाइम द डाइपोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां से जब स्टार्ट होगा तो कितने टाइम बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। टाइम पीरियड बाय 4। हाँ बिल्कुल सही। कैसे? Yes, sir. कैसे? यहां से चल के जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा तो ये कितना ऑसिलेशन हुआ यहां से यहां तक, उसके बाद उसको आगे भी जाना है, फिर वापस भी आना है, और फिर वही जाना है। तो टोटल यहां से यहां गए 1, इसके बाद गए 2, इसके बाद वापस आए 3, इसके बाद यहाँ है 4। तो 4 पार्ट्स, चारों पार्ट्स मिला करके अगर आपको इतना टाइम लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने का टाइम कितना होगा इस पूरे टाइम का? बाई 4। बिल्कुल, मतलब कैपिटल T by 4 विल बी द आंसर, which means the time after which the dipole will be present or will be in the direction of electric field. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्रॉब्लम अगर टफ लगे किसी को भी तो आप देखो उससे भागो नहीं, उसको कोई सोल्यूशन नहीं है भागना यार। चैलेंज लेकर के ये कर लो, ठीक है टफ मिक्स कंसेप्ट्स की वजह से अगर टफ है तो लाइए इन कंसेप्ट को सही कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं वर्क रिक्वायर्ड, मतलब वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ डाइपोल। है ना? अब क्या क्वेश्चन है देखो, हमारे पास राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है, एक बार फिर यूनिफॉर्म। अभी हम सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट समझेंगे, और सेम सिचुएशन पे है कि हमने इसके अंदर एक डाइपोल रखा, इसके अंदर एक डाइपोल लाए प्लस माइनस का सिस्टम, और वो θ1 एंगल पर है। और मैं ये चाहता हूं कि ये डाइपोल, देखो अगर हम डाइपोल को छोड़ देंगे तो क्या होगा आप बताओ। अगर हम इस डाइपोल को ऐसे ही छोड़ दें तो ये किधर की तरफ जाएगा, मतलब ये एंगल बढ़ेगा या एंगल कम होगा?
अन्यथा कम होगा। कम कम होगा। कम होगा सर। क्योंकि डाइपोल का जो लव है वो लव है 0 डिग्री एंगल, तो वो चाहेगा अपना 0 डिग्री एंगल पे चले जाए। हम चाहते हैं कि डाइपोल का ये एंगल ज्यादा हो जाए, तो हमने उसके लिए क्या किया, एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाई। ये हम लगाएंगे अपने हाथों से पकड़ करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉर्क इस तरफ आ रही है। टॉर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज PE sin थीटा, वो तो लग ही रहा था। अगर हम टॉर्क नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टॉर्क इस एंगल को 0 कर देगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका एंगल बढ़े तो मुझे भी इसके अपोजिट फाइट करना पड़ेगा। और हमने ऑलमोस्ट इतनी ही टॉर्क लगाई है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि अगर बिल्कुल बराबर लगा देंगे, दोनों टॉर्क एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगी, तो ना तो डाइपोल इधर जाएगा ना तो इधर आएगा, रेस्ट पे होगा। तो हमने इससे मामूली, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट से ज्यादा टॉर्क लगाई। बट ज्यादा तो ज्यादा ही है, थोड़ा ज्यादा करो चाहे बहुत ज्यादा कर दो, मतलब हमारी टॉर्क इससे हल्की सी ज्यादा है, जिस वजह से मैं विनर, और मैं अगर विनर हूं तो ये डाइपोल रोटेट कर जाएगा। और इसका एंगल बढ़ करके हो गया θ2। अब मेरे से किसी ने पूछा कि ऐसा करने में मैंने कितना वर्क किया है, दैट इज वर्क रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क आई डिड इन रोटेटिंग द डाइपोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या काम किया, मतलब कि वर्क एक्सटर्नल। अब देखो यहां पर फिर गलती होगी, कैजुअल अप्रोच और सिंसियर अप्रोच का डिफरेंस देखो, मतलब जो चीज सिलेक्शन और रिजेक्शन में डिफरेंस, जैसे ही वर्क आता है, ऑनेस्टली आप देखना पहला थॉट माइंड में क्या आता है, फर्स्ट थॉट, जैसे ही आप वर्क सुनते हो, द फर्स्ट थॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर गलत बोल रहे हो तो बता देना। जैसे ही वर्क सुना, दिमाग में पहली चीज जो घुसती है वो घुसती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या ये सही चीज है? क्या इसको हम कहते हैं कि हमारा कंसेप्ट सही है? यस सर। नहीं है, यहीं पर गलतियां है, यही मेरा कंसेप्ट खराब है। जैसे ही आपने वर्क सुना, आपके दिमाग में आना क्या चाहिए मैं बताता हूं। अगर आपका कंसेप्ट सही होता तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सुनो, वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। और ये चीज तब होती है जब आप रिवीजन नोट तैयार करके रखे हो। कांस्टेंट फोर्स का वर्क होता है Fs cos थीटा। इनफैक्ट फोर्स इंटू एस तो है ही नहीं, उसमें भी cos थीटा होता है, वो भी भूल जाते हैं हम लोग, एग्जाम टाइम आता है तो भूल गए। और वेरिएबल फोर्स का वर्क इंटीग्रेशन ऑफ F dx से निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। हम लोग कहते हैं कि यार हमको कंसेप्ट आता है पूरा, हमें पूरी फिजिक्स आती है, हमने सब रिवाइज कर रखा है। पूछ लिया जाए कि वर्क क्या होता है, छूटते ही आंसर आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी गलत है, उसमें भी cos थीटा होता है आगे। कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन सही होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। एनीवे, और अभी भी अधूरा है, दिस इज वर्क बाय अ फोर्स। क्या यहां डाइपोल पे फोर्स है? नो सर। नो सर। तो फिर ये दोनों बेकार हो गए। अब चौथा टॉपिक मिल गया आपको रिवाइज करने का, अगले 2 हफ्ते का रिवीजन हो गया। हियर द वर्क इज बाय टॉर्क। जिनको नहीं पता वो आप गूगल से सर्च करो, किसी और प्लेटफॉर्म पे सर्च करो, बुक में सर्च करो, नोट्स में सर्च करो, वर्क बाय टॉर्क कैसे निकालते हैं। टी डी थीटा, टॉर्क को इंटीग्रेट करके, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। मतलब जंप करने से पहले आप अपने आप से पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले, क्या मुझे वर्क के सारे पॉइंट्स याद हैं? सो यहां पर वर्क निकालने के लिए हम लगाएंगे इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा। टॉर्क एक्सटर्नल, क्योंकि आप एक्सटर्नल का वर्क निकाल रहे हैं, और एक्सटर्नल टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉर्क से थोड़ा सा ही ज्यादा है, मतलब कि मैथमेटिकली वो लगभग उसके बराबर है।
So it is PE sin theta multiplied by d theta with the limits from theta 1 to theta 2. And therefore work external equals to sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब फिर देखो पांचवी चीज आ गई, माइनस cos थीटा। कैसे एक एक कंसेप्ट सही करके हम अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। नाउ अगेन sin थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा होता है कि माइनस कॉस थीटा होता है? माइनस cos माइनस cos थीटा। तो माइनस बाहर हो जाएगा और कॉस थीटा उसमें भी लिमिट्स, ये पूरा आंसर जब आप करोगे तो ये बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसके ऊपर भी मेंस में और बोर्ड में क्वेश्चंस वर्क निकालने के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, जेई प्लस में एचसीबी में भी मिल जाएंगे और मेंस में एक आध बार पूछा जा चुका है। इतना वर्क हमने किया है। कितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क में किया है अगर पूछूं तो? अगर ये मेरा वर्क है तो वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? हमारे और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस कितना है? क्या है डिफरेंस? हम दोनों लगभग सेम टॉर्क लगा रहे हैं, लेकिन हम दोनों के टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट है। तो लेकिन लगा तो सेम टॉर्क रहा है ना, तो जितना वर्क मैं करूंगा उतना ही ये भी करेगा। लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव वर्क किया तो इन्होंने नेगेटिव वर्क किया होगा, बिकॉज डायरेक्शंस का डिफरेंस है। तो अगर ये मेरा वर्क है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होगा वो PE cos थीटा 2 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ तक ठीक है? ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़िए, देखिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव कैटेगरी में आती है। पांचवा कंसेप्ट आ गया, देखिए एक ही दिन के अंदर वर्क एनर्जी पावर पूरा आ गया। और कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क एनर्जी पावर में एक और कंसेप्ट है कि वर्क ऑफ एनी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। ठीक? यस। ध्यान दे, मेरा टॉर्क कंजर्वेटिव नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। जितनी फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, स्प्रिंग की फोर्स कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है सिर्फ उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वर्क डन जो होता है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो ये वर्क और ये कंसेप्ट मैच करने चाहिए। भाई ये तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा होना चाहिए। फिर वो कंजर्वेटिव फोर्स चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड की हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की हो या किसी और की हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है विच इज PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, इट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल बदल दे यार। सिंबल इसलिए बदल दे रहे हैं कि P और E से कंफ्यूज न करना है, बिकॉज हम P से डाइपोल मोमेंट और E से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, समझ रहे हो? तो पोटेंशियल एनर्जी को हम अब PE नहीं लिखेंगे, वरना पता चला कि ये वाला PE और यहाँ वाला PE कैंसिल कर दिया। सो हम इसको सिंपली कह रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वी आर कैपिटल U का सिंबल लगा देते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। लेफ्ट साइड का जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ लेफ्ट साइड, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं माइनस PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2। देखो सही है कि गलत? सही है। सही है। ठीक है, और इससे कंपेयर करो।
तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, मैं इन दोनों माइनस का कलर एक कर देता हूं, ये माइनस, ये माइनस। इसका मतलब ये टर्म आप देख रहे हो, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो टर्म हम देख रहे हैं ये Final potential energy. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? अगर ऐसा है तो पोटेंशियल एनर्जी को जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखा जाए? And that means potential energy is in the generalized form is minus capital PE multiplied by cos theta. भाई क्योंकि θ1 पहले का एंगल, θ2 बाद का एंगल, मतलब इन जनरल माइनस PE cos theta. This is the potential energy of dipole. एक और डेरिवेशन हो गया, और ये डेरिवेशन स्कूल्स में रिक्वायर्ड है। नोट कर चुके हैं यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. मतलब साथ साथ लिख रहे हो, ठीक है। अब आपको अगले 15-10 दिन के लिए टारगेट मिल गया, क्या रिवाइज करना है बता दे रहा हूँ, और ऐसे हमेशा मिलते रहेंगे। नाउ इसको समझिए, अगेन कुछ केसेस लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ इन द सेम डायग्राम। फर्स्ट केस यहां पर, यहां फर्स्ट केस, डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एट एक्यूट एंगल, डाइपोल एट ऑब्ट्यूस एंगल। 5 केसेस अलग अलग देखते हैं। फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? थीटा कितना है? डाइपोल एंड फील्ड सेम डायरेक्शन, थीटा 0, कॉस 0 1, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। Minus PE. सेकंड केस में डाइपोल अपोजिट 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1। छठा पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट हो गया जहां हमारी स्पीड डाउन हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू याद ना होना। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ानी है तो ये इस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर आएगा प्लस पी, Plus PE. प्लस पीई। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए 90 डिग्री है, 0. 0. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल सपोज 60 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल सपोज 120, cos 60 1/2, आंसर माइनस पी बाई 2, By 2. और यहाँ पर आंसर प्लस पी बाई। that means this is the maximum potential energy and this is minimum potential energy. Minimum is minus P, maximum is plus P. और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम दिया हुआ है, बिकॉज स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी कहा जाता है जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे लो वैल्यू पे हो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसीलिए हमने पीछे आपसे कहा था कि जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, और इसीलिए बोल रहा हूं कि डाइपोल हमेशा यही चाहेगा, बिकॉज दुनिया में एक नेचर है, कॉमन नेचर है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, every system wants to have minimum potential energy. नेचर है ये। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, sir. यस सर। ठीक, एक बार आज के पूरे लेक्चर को समराइज करो। फोर्स इन सभी केसेस में 0 होगा,
बिकॉज Yes, sir. फोर्स का एंगल से कोई मतलब नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी का एंगल से मतलब है। टॉर्क पहले दो केसेस में 0 है, थर्ड केस में मैक्सिमम टॉर्क है, सेकंड केस में टॉर्क मतलब फोर्थ केस में टॉर्क इज PE sin थीटा sin 60। सेकंड में टॉर्क Sin 120. sin 120, वो भी √3/2 होता है। Yes. तो टॉर्क इज PE √3/2 मैग्नीट्यूड वाइज। नेगेटिव साइन छोड़ दें बिकॉज नेगेटिव टॉर्क का कोई मतलब नहीं होता। और टॉर्क जब भी लगेगा, Yes, sir. टॉर्क जब भी लगेगा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ टर्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। इनमें टॉर्क फोर्स है ही नहीं, ना ट्रांसलेट करेगा ना रोटेट करेगा, पड़ा रहेगा ऐसे। Yes, sir. यहाँ तक पूरा रिवाइज हो गया आपका बोलो डाइपोल का कंसेप्ट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो पढ़ना ही है आपको आज के लेक्चर में, प्लस जो कंसेप्ट हम लोगों ने इन्वॉल्व किए हैं क्लास 11th के, जिसमें SHM का कंसेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको लिस्ट करो आप। डेली पढ़ते वक्त एक पेपर पे लिखो कि आज ये कंसेप्ट हमारे यूज हुए, और उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। महीने भर के अंदर आपको लगेगा कि आपकी फिजिक्स इंप्रूव हो चुकी है, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, स्पीड आ गई है, और परफॉर्मेंस देखो अपने आप कैसे राइज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से रिवीजन नहीं होता। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है कि हमने टाइम टेबल बनाया, उसमें एक चैप्टर लिखा, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है मुझे पता ही नहीं। ऐसे आपको कम से कम ये तो मालूम चलेगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें जो चीजें फंस रही है वही तो पढ़ना है, आगे भी वही फंसेगा। समझ पाए मेरा पॉइंट यार? लॉजिक समझ आ रहा है रिवीजन करने के लिए Yes, Yes, कैसे? sir. Yes, sir. Yes, sir. इम्प्लीमेंट करो इम्प्लीमेंट, अभी आपको बेनिफिट दिख जाएगा इसका। सर चलो हाँ, अगर डाइपोल का एंगल 180 से ज्यादा हो तब क्या होगा? एक सेकंड।